हेलो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था साझेदार की निवृत्ति मृत्यु पर लेखे। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, यानी या तो जो साझेदार की मृत्यु हो गई या फिर जो साझेदार फर्म से निवृत्त हो गया यानी रिटायर हो गया है, तो आउटगोइंग पार्टनर के को देय राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। देय राशि किस प्रकार चुकाई जाएगी, किस्तों में या एक मुश्त, ये सब डिस्कशन हम पीछे वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो फर्म को छोड़कर जा रहा है या तो निवृत्ति की दशा में या मृत्यु की दशा में, तो इस पार्टनर को जो राशि देनी है उस राशि का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। तो यहां लिखेंगे आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि का निर्धारण किस प्रकार करना है। आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि का निर्धारण, तो देखिए सामान्यतः अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आउटगोइंग पार्टनर है, इसको जो रकम देनी होती है वो रकम होती है इसके पूंजी खाते का शेष। तो हमें डिस्कस ये करना है कि इसके पूंजी खाते में कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी और कौन कौन सी चीजें डेबिट होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि का निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पूंजी खाता बनाएंगे और इसके पूंजी खाते का जो भी शेष आएगा वो शेष ही इसको देय राशि होगी। तो इस हेतु आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है सर? आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसको देय राशि का निर्धारण करने के लिए। तो चलिए मैं यहां पे आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दे रहा हूं आपको, और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो समझा देता हूं। आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स या रुपीस यानी अमाउंट लिख सकते हैं, रुपीस को पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट या फिर रुपीस। देखिए जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो सबसे पहले हम इसके कैपिटल अकाउंट को बना के इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या वो पता करेंगे। जो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का वो ही हमें रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर किया जाता है सर? पार्टनर के पूंजी खाते का जो शेष होता है वो इसमें ट्रांसफर करेंगे। पूंजी खाते का नॉर्मली शेष कौन सा होता है सर? क्रेडिट शेष होता है। तो क्रेडिट शेष है तो इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अच्छा, कई बार क्या होता है किसी पार्टनर की क्रेडिट की बजाय डेबिट बैलेंस हो जाता है। तो अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है आउटगोइंग पार्टनर का, तो यहां पे डेबिट में इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी। अब इन दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका डेबिट में बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन में अपने यहाँ पे बाय या टू दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आउटगोइंग पार्टनर को और क्या मिलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइडेड है कि सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में है तो आउटगोइंग पार्टनर को अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा ये होगा उसके डेथ या रिटायरमेंट की डेट तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन से रिलेटेड कोई प्रोविजंस हैं
तो वो सैलरी कमीशन भी हम इसको अलाउ करेंगे बाय सैलरी, या फिर इसका कोई कमीशन हो पार्टनर का तो सैलरी कमीशन भी हम इनको अलाउ करेंगे, तो वो भी इनके क्रेडिट में आएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर पार्टनर्स के लाइफ पर ली गई हो तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में इसका जो भी शेयर होगा वो भी इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी बैलेंस है वो भी इसके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अब देखिए, अब इन चीजों के अलावा हमें क्या क्या लेना है। ये जेएलपी मींस हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी, चलो पूरा वर्ड लिख देता हूं मैं यहां पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसके बाद जो आपने पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे या पार्टनर की डेथ के टाइम पे अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, अच्छा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था तो पार्टनर के कौन से साइड आएगा सर, क्रेडिट साइड आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तो। इसके बाद अगर ये तो हो गया प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ होता तो हम क्या करते सर, अगर लॉस हो जाता तो रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट में लिखते, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी तो लॉस को हम डेबिट में रखेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हो गया सर आपका लॉस हो गया, जिसे आप जिस लॉस में रिवैल्यूएशन के लॉस में आउटगोइंग पार्टनर का जितना शेयर हो इसके कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। अच्छा जी, इतनी बात भी होगी सर। अब आपको क्या करना है सर, रिवैल्यूएशन के लॉस के बाद हमें ये देखना है कि फर्म के बैलेंस शीट में रिटायरमेंट के टाइम पे अगर कोई प्रॉफिट्स और लॉसेस थे तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो फर्म के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, तो उनको हमें इसके क्रेडिट में लिखना है बाय, या तो कोई रिजर्व होगा या फिर क्या होगा सर, कोई फंड होगा या पी&एल का क्रेडिट बैलेंस होगा, इनमें से कोई एक चीज तो होगी। तो ये सब चीजें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर, क्योंकि प्रॉफिट को जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो इसमें आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कितना वो लिख देंगे। इसके अपोजिट अगर फर्म की बैलेंस शीट के एसेट साइड में और एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हुए हैं तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस के नाम से होंगे, या कोई ना कोई नाम के साथ सस्पेंस वर्ड ऐड करके दिया होगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से या एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाया होगा। तो ये आपका जो है एक्यूमुलेटेड लॉस है, इन लॉसेस से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो लॉस में जो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर है वो इसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। जब पार्टनर सेवानिवृत्त होगा या फिर रिटायर डेथ होगी उसकी, तो उस टाइम पे हम गुडविल का भी वैल्यूएशन करेंगे। तो गुडविल में जो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर है उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप पहले पढ़ चुके हैं, इनको अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने पढ़ा है, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा है, एक्यूमुलेटेड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपने पढ़ा है, रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपने इसी चैप्टर में पीछे पढ़ा है, इंटरेस्ट सैलरी इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। तो इस चीजें सारी आपकी पढ़ी हुई है, बस मैं तो आपको यहाँ पे सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके बता रहा हूँ कि कौन सी चीज को कहां लेके जाना है। कैपिटल अकाउंट आपने जैसे पहले बनाया था ठीक वैसे ही बन रहा है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 में जैसे बनाया था कैपिटल अकाउंट, बस ठीक वैसा ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है। फर्क क्या आ रहा है कि वहां पे हम जितने पार्टनर होते थे उन सबका कैपिटल अकाउंट बनाए थे, और यहां हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कोई चेंजमेंट नहीं है, सब कुछ वही है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब कोई पार्टनर आउट होता है तो उसे रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ के टाइम पर जो एडजस्टमेंट होने वो तो एडजस्टमेंट होनी है, लेकिन साथ में जो इंटरेस्ट सैलरी कमीशन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होते थे रेगुलरली फर्म में रिटायरमेंट से पहले, उनका भी हमें यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट साथ के साथ करना होगा। तो चलिए यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसके लिए होगा सर, ये होगा इसकी गुडविल के लिए। ये गुडविल के लिए अपन इसका गुडविल का शेयर आ जाएगा। और अगर पार्टनर मिड ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है तो उस केस में अपन इसको रिटायरमेंट की डेट तक का प्रॉफिट देंगे। इसके लिए कौन सा अकाउंट बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बताया था। तो क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। ये हो गया प्रॉफिट अप टू डेथ, प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट या डेथ, या तो रिटायरमेंट या डेथ तक का प्रॉफिट हो गया। अच्छा लॉस हुआ हो तो रिटायरमेंट की डेट तक, तो उसके लिए आप यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे।
इन द केस ऑफ लॉस अपोजिट एंट्री इज टू बी मेड, तो यहां लिखेंगे अपोजिट एंट्री कर देंगे, मीनिंग ये, तो यहां हो गया लॉस अप टू रिटायरमेंट या फिर क्या सर डेथ या रिटायरमेंट तक आपका लॉस हो गया। और इसके अलावा हो सकता है पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग किया हो, अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो यहां पे आएगा टू ड्राइंग्स, इससे कैपिटल कम होगी। और अगर इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ था तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये कुछ चीजें हैं आपकी जो यहां कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे अपन मेंशन करेंगे। और फाइनली हमें क्या करना है, लास्ट में इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा यहां पे, वो बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम आउटगोइंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा यहां पे। और ये जो बैलेंस है ये हमें आउटगोइंग पार्टनर को पे करना है इसके रिटायरमेंट या डेथ पर। अब ये जो बैलेंस है रिटायरिंग पार्टनर के केस में, ये बैलेंस हमें या तो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है या फिर हमें रिटायरिंग पार्टनर को कैश पेमेंट करना है। तो यहां पे बैलेंस सीडी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ये जो बैलेंस पेबल होगा, ये बैलेंस पेबल है, इस बैलेंस पेबल को या तो हम क्या लिखेंगे, अगर पेमेंट किया है तो या तो इसको हम करेंगे कैश पेमेंट करेंगे। तो कैश पेमेंट जब करेंगे तो लिखेंगे टू कैश। और अगर हमने कैश पेमेंट नहीं किया है तो हो सकता है लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया हो, तो यहां लिखेंगे टू लोन अकाउंट। और अगर ये डेथ का केस होगा तो डेथ के केस में करेंगे टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर, एग्जीक्यूटर ऑफ जो भी पार्टनर है उसका, एग्जीक्यूटर डिजीज पार्टनर का जो भी नाम होगा वो नाम यहां लिख दिया जाएगा। तो ये आपका आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के आपको जो है इसका बैलेंस फाइंड आउट करना है, कितना अमाउंट इसको पे करना है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 152। पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार थे और लाभों को 2-2-1 के अनुपात में बांटते थे। साझेदारी संलेख में प्रावधान था कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके वैधानिक प्रतिनिधि निम्न के अधिकारी होंगे। पूंजी पर 12% की दर से ब्याज, आहरण पर 18% की दर से ब्याज और 12,000 रुपए प्रतिवर्ष वेतन। पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर फर्म के लाभ में हिस्सा मृत्यु की तिथि तक। इसके बाद आपको कहा है 31/5/2017 को पी की मृत्यु हो गई। उसकी पूंजी 31/3/2017 को 80,000 रुपए थी। उसने 15,000 रुपए फर्म से निकाले थे और उसके आहरण पर ब्याज की गणना 1,200 रुपए की गई। 31/3/2017 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ 30,000 रुपए था। पी के वैधानिक प्रतिनिधि को देने के लिए उसका पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो हमें यहां पे ज्ञात करना है कि पी के वैधानिक प्रतिनिधि को कितना अमाउंट का पेमेंट करना है। तो देखिए हम बनाएंगे इसमें सबसे पहले पी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। किसकी डेथ हुई सर, यहाँ पे पी की डेथ हुई है तो पीज कैपिटल अकाउंट बनाओ। आप यहां लिखो पीज कैपिटल अकाउंट। और इस पीज कैपिटल अकाउंट में ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहां इसका अमाउंट लिखेंगे। ठीक वैसे ही क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स लिखेंगे,
यहां अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है सर, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पुटअप करना है, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का, तो आपको क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल का अमाउंट जो है उसकी पूंजी 31/3/2017 को 80,000 रुपए थी, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो पूंजी खाते में 80,000 रुपए का शेष था, तो हमने इसको 80,000 रुपए भुगतान किए, पूंजी के लिए भुगतान करने हैं। इसके बाद पार्टनरशिप के प्रोविजंस क्या क्या थे, पार्टनर को 12% ब्याज देना था पूंजी पर, तो पूंजी पर ब्याज फर्म की इनकम है, तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए कैपिटल कितनी थी सर इसकी, 80,000 कैपिटल थी, रेट बता रहा है 12%, तो 12/100 किया और गुणा, कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है सर, यहाँ पे 31/3/2017 की तो ये कैपिटल थी, और इस पार्टनर की जो है डेथ जो है वो हो जा रही है 30/6/2017 को इसकी मृत्यु हो गई, सॉरी इसकी मृत्यु हो गई 31/5/2017 को इसकी मृत्यु हो गई। 31/5/2017 तक यानी 31 मार्च से लेकर 31/5 तक इसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अप्रैल और मई 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 महीने का हम यहां से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 2/12। तो देखो यहां से 12 से 12 कैंसिल कर दो, 2 जीरो इधर कैंसिल होगी, तो 800 × 2 1600 रुपए बच गया, ये इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया आहरण पर 18% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। तो आहरण पर ब्याज पूंजी खाते से चार्ज करेंगे तो पूंजी कम हो जाएगी, तो आहरण पर ब्याज है इसका मीनिंग आहरण भी किया होगा, और जब पार्टनर ने आहरण किया है तो आहरण को भी हम पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे, और आहरण पूंजी में स्थानांतरित होने से पूंजी क्या होती है, कम होती है, और पूंजी कम होगी तो डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी। तो इसने आहरण कितना किया था, देखिए आपको लाभ की पूंजी के साथ दिया हुआ है नीचे सेकंड पैराग्राफ में, उसने 15,000 रुपए निकाले थे, तो 15,000 रुपए निकाले थे, तो ये 15,000 रुपए इसका आहरण हो गया। अब इस आहरण पे हमें ब्याज लगाना है, इस ब्याज भी किससे चार्ज होगा, पूंजी खाते से, तो यहां ब्याज लगाने से पूंजी कम होगी, तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। तो आपने डेबिट में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ब्याज की गणना 1200 की गई, देखो उसने 15,000 रुपए निकाले थे और उसके आहरण पर ब्याज की गणना 1200 रुपए की गई, तो 1,200 रुपए आहरण की गणना की गई, 1,200 यहां दिखाया आपने। इसके बाद देखिए आपको क्या पॉइंट दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट है 12,000 रुपए प्रतिवर्ष वेतन भी दिया जाएगा। तो पी रिटायर हो रहा है, इसको वेतन देंगे, तो वेतन इसकी इनकम है, क्रेडिट में आएगा कैपिटल अकाउंट में वेतन, तो यहां लिखेंगे बाय सैलरी। कितनी सैलरी मिलनी है सर, 12,000 रुपए प्रतिवर्ष सैलरी है 1 साल की, लेकिन इसने पी ने कितने दिन फर्म में काम किया सर, इसने तो सिर्फ 2 महीने फर्म में काम किया है। मई में इसकी डेथ हो गई थी 31 मई को, तो अप्रैल और मई 2 महीने काम किया, तो 2 महीने की सैलरी कितनी होगी सर, 2 महीने की सैलरी 2,000 होगी, तो 2,000 इसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है पिछले वर्ष के आधार पर फर्म के लाभ में हिस्सा, तो लाभ में जो हिस्सा मिलेगा वो कौन से अकाउंट से मिलेगा, यहां लिखेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से लाभ में हिस्सा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब जो लाभ में हिस्सा मिलना है वो पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर बताया क्वेश्चन में, तो गत वर्ष का लाभ कितना है, देखिए लास्ट लाइन आपको बोली 31 मार्च 2017 को समाप्त, तो पिछले वर्ष के लिए लाभ जो था वो था आपका 30,000 रुपए, तो गत वर्ष का लाभ 30,000 था। इस 30,000 में आपको सबसे पहले इस अवधि का ब्याज ज्ञात करना है जिस अवधि तक इसने काम किया, कितने अवधि तक काम किया सर, 2 महीने, तो 2 महीने का लाभ ये हो गया। अब इस 2 महीने के लाभ में आपको ज्ञात करना है पी का हिस्सा, तो पी का लाभ विभाजन अनुपात क्या था सर, PQR में लाभ विभाजन अनुपात था 2:1, तो 2/5 इसका लाभ का हिस्सा हो गया, तो ये 2/5 इसका लाभ का हिस्सा सर। अब इसका अमाउंट कितना आएगा, तो देखिए अपन यहाँ पे 30,000 को इससे कैंसिल करेंगे, किससे, 2 को इससे कैंसिल किया 6 आ गया, फिर इसको 2 से किया तो 3 आ गया, 3 को मैंने इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया सर, 10 आ गया, और 10 और फिर ये क्या 5 है, 5 को इसमें 10 में भाग दिया अपन ने, तो ये आ जाएगा आपका 2,000 इसका लाभ में हिस्सा आएगा। देख लेते हैं एक बार फिर कैलकुलेशन, 30,000 मल्टीप्लाई 2/12
और मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो देखो 2 से गया 6, फिर 2 से गया तो कितना हो गया सर यहाँ पे, ये हो गया 3, और फिर 3 से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया सर 10,000 आ गया। और अब क्या रह गया सर, ये 5 रह गया, 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 2,000 आ गया। तो 2,000 इसका मृत्यु की तिथि का लाभ है, वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो जो चीजें आपको यहाँ पे अलाउ करनी थी आप अलाउ कर चुके, जो चार्ज करना था वो आपने चार्ज कर लिया। अब इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल दो, जो बैलेंस आएगा वो आपको रिटायरिंग पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को पेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ टोटल लगाएंगे, टोटल लगा तो सर ये पता चला कि 85,600 का ये टोटल आ रहा है सर। और यहां इसमें से अपन माइनस करेंगे 16,200, तो 85,000 जो आपका 600 है, इसमें से ये 16,200 माइनस करो तो सर रह गया अपना 4, ये रह गया, और 15 माइनस 6 9 रह गया, और 7 माइनस 1 6 ये रह गया। तो 69,400 आपका बैलेंस रह गया। या आपको इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है तो लिखेंगे पीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये आपको इसकी एंट्री पास करनी है। ये आपका 85,600 टोटल हो गया। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस टॉपिक में, जो है आपका सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या डिस्कस करना है सर, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट मीन्स साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 को हमें डिस्कस करना है। अब तो ये धारा 37 क्या कहती है, धारा 37 कहती है कि अगर आपके फर्म से कोई पार्टनर आउट हो गया, या तो कोई पार्टनर रिटायर हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, और आपने उस आउटगोइंग पार्टनर का निपटारा किए बिना अपने व्यापार को चालू रखा है, आपने उस रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का कोई निपटारा नहीं किया, ना तो उसकी कैपिटल को लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो और ना उसकी कैपिटल आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कि आपने आउटगोइंग पार्टनर की कैपिटल का निपटारा किए बिना ही अगर अपने बिजनेस को चालू रख रखा है, तो रिटायरिंग पार्टनर को 2 राइट्स मिलेंगे, उन 2 में से कोई एक राइट आपसे वो ले सकता है। तो यहां पे इस कंडीशन में इसका मीनिंग क्या होगा कि रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब का निपटारा किए बिना अगर व्यापार को चालू रखे हैं, तो हमें या तो इस कंडीशन में रिटायरिंग पार्टनर को बकाया राशि पर 6% ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा, अथवा फर्म के जितने भी लाभ हैं निपटारे की तिथि तक, तो उन लाभों में पूंजी के अनुपात में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। फर्म के अर्जित लाभों में पूंजी अनुपात में हिस्सा प्राप्त करना, पूंजी अनुपात में हिस्सा, तो ये 2 में से कोई एक उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों में वो अधिकार प्राप्त हो जाएगा जो आउटगोइंग पार्टनर खुद चाहेगा। तो मूल पूंजी की राशि तो मिलेगी, और पूंजी की राशि के साथ इन 2 में से एक चीज जो भी चाहेगा रिटायरिंग पार्टनर वो इसे मिलेगा। तो यहां लिखेंगे पूंजी की रकम और इसके साथ इन दोनों में से कोई एक चीज। अब पार्टनर कौन सी चीज चाहेगा, इन दोनों में जो राशि अधिक होगी वो पार्टनर चाहेगा, तो जो अधिक है वो भुगतान करेंगे इसकी पूंजी की रकम के साथ। तो सेक्शन 37 क्या कहता है,
सेक्शन 37 कहता है कि सब अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर के को अंतिम भुगतान नहीं किया है और उसके निस्तारण की उसका अंतिम भुगतान से पहले ही आप क्या कर रहे हैं, व्यापार को चला रहे हैं अंतिम भुगतान करने से पहले, तो आपको क्या करना होगा, उसकी पूंजी की रकम के साथ बकाया राशि पर 6% ब्याज और फर्म के लाभ में हिस्सा पूंजी अनुपात में दोनों में जो अधिक होगा वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, यदि फर्म में किसी साझेदार के आउटगोइंग, सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आउटगोइंग का मतलब हो जाएगा रिटायरिंग और डिजीज दोनों पार्टनर आ जाएंगे। आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि का अंतिम निस्तारण किए बिना अगर व्यापार को चलाया गया हो, निस्तारण किए बिना व्यापार चालू रखा हो तो उस कंडीशन में ये जो राशि होगी ये आउटगोइंग पार्टनर को भुगतान की जाने वाली राशि होगी। आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, अगर आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि का अंतिम निस्तारण नहीं किया और अंतिम निस्तारण किए बिना अगर हमने व्यापार चालू रखा है तो ये रकम आउटगोइंग पार्टनर को देय होगी। तो आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि, आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग। आई थिंक आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, पेज नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 28 और पेज नंबर है आपका 135। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी 2:2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 3:2:2 में लाभ बांट, क्वेश्चन दिया हुआ आपको ए बी सी 2:2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 30/9/2016 को सह फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजनों के बाद साझेदारों के पूंजी खातों का शेष 60,000, 80,000 व 60,000 था। ए व बै ने सह को भुगतान का निस्तारण किए बिना 6 माह तक व्यापार चालू रखा। इस अवधि में फर्म ने 50,000 का लाभ अर्जित किया। सी 31/3/2017 को अंतिम भुगतान प्राप्त करते समय कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि एबीसी साझेदार थे और इनमें से सी फर्म से रिटायर हो गया और सी जब फर्म से रिटायर हुआ तो उस दिन पूंजी खाते में, सी के पूंजी खाते में 60,000 रुपए का बैलेंस है और ए और बी ने 6 महीने तक इसकी पूंजी का निस्तारण नहीं किया और अपने व्यापार को चालू रखा है। और इस 6 महीने में फर्म ने जो लाभ कमाया वो था 50,000 रुपए। अब हमसे पूछा है कि कितनी राशि हम इस आउटगोइंग पार्टनर को यानी कि अवकाश ग्रहण साझेदार सी जो है इसको भुगतान करेंगे। तो देखिए मैंने आपको सीधी सी बात एक ही बताई थी कि पूंजी की रकम में इन दो में से एक राशि को जोड़ देना है। तो पूंजी की रकम जो इसकी थी वो तो हमें भुगतान करनी है। तो सी को दे राशि धारा 37 के अनुसार सी को दे रकम, किसके अनुसार हम इस रकम की गणना कर रहे हैं, धारा 37 के अनुसार करेंगे क्योंकि निपटारा किए बिना व्यापार को चालू रखा गया था। तो एक तो सी की पूंजी की रकम, सी की पूंजी कितनी थी सर, सी की पूंजी यहां पे सी के पूंजी खाते का शेष निस्तारण के समय था 60,000 रुपए। तो एक तो ये देना अपने को 60,000। इसके अलावा इसमें अपन जोड़ेंगे दो में से कोई एक चीज। कौन सी चीजें सर, या तो बकाया राशि पर ब्याज, तो हम पहला पॉइंट ऑप्शन लेते हैं ब्याज।
कितना ब्याज इस 60,000 की बकाया राशि पर 6% वार्षिक दर से 6 महीने व्यापार चालू रखा तो 6 महीने का ब्याज कितना बनता है। तो 6% वार्षिक दर से ब्याज बनेगा, ये हो जाएगा आपका 1800 रुपए का ब्याज बनेगा, 1800 रुपए का ही ब्याज की रकम होगी। और इसके बाद ऑप्शन बी आपका क्या अवेलेबल है सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग। सर सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है फर्म के अर्जित लाभ में पूंजी के अनुपात में हिस्सा। तो फर्म के अर्जित लाभ में हिस्सा जो मिलेगा ये कौन से अनुपात में मिलेगा सर, पूंजी अनुपात में। तो लाभ कितना था 50,000 और पूंजी अनुपात कितना है, तो देखिए साझेदारों की जो पूंजी थी वो कितनी थी, ए बी और सी की जो पूंजी थी ये दे रखी थी आपको 60,000, 80,000, 60,000, 60,000, 80,000 और 60,000। तो पूंजी का अनुपात क्या हो गया सर 6, 8 और 6, और छोटा करें इसको काट के, 2 कॉमन है ना, तो 2 से काट दो तो 3:4:3, ये हो गया इसका पूंजी का अनुपात। और इस पूंजी अनुपात में अपन क्या देख लेंगे, सी का हिस्सा देख लेंगे। तो पूंजी अनुपात कितना, सी का हिस्सा कितना, 4, 3, 7, 3, 10। तो सी का पूंजी अनुपात है 3/10, सी का पूंजी अनुपात है। तो इस 50,000 के लाभ में 3/10 हिस्सा, 50,000 के लाभ में 3/10 होता है 15,000 रुपए। अब इन दोनों में जो भी राशि अधिक होगी पूंजी के साथ वो दी जाएगी। तो इन दोनों में अधिक कौन सी है, ए तथा बी में जो अधिक हो, कौन सी अधिक है सर, ये 15,000 अधिक है, तो यहां पे इसको 15,000 रुपए रकम दी जाएगी। तो 15,000 और 60,000 75,000 रुपए ये सी को दे रकम होगी। तो ये सी को देय रकम कितना है सर, रुपए 75,000। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।